नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज हम JKPSC 10+2 के जो एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम, उस एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को ले सकते हैं और इससे आपके जो कंसेप्ट्स है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप भोबेस 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब कि जो OAS है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1948 को। तो हमें ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 13 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कोलंबिया के कैपिटल सिटी बोगोटा पे। ओके, कोलंबिया के कैपिटल सिटी बोगोटा में जो OAS है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और क्यों एस्टेब्लिश किया गया था OAS को? ताकि जो अमेरिकन स्टेट्स है, इंडिपेंडेंट अमेरिकन स्टेट्स है, उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके और ह्यूमन राइट्स को डिफेंड किया जा सके। तो समझ में आया कि OAS क्या है? वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 13 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि कोऑपरेशन को बिल्ड किया जा सके अमेरिकन स्टेट्स के बीच में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नेटो वाज अटेंडेड बाय 12 नेशंस, 15 नेशंस, 17 नेशंस एंड 19 नेशन। तो कितने नेशंस, मतलब कि जो नेटो का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, तो उसमें कितने नेशंस पार्टिसिपेट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 नेशन। 12 नेशन जो फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग नेशंस थे नेटो के, वो पार्टिसिपेट किया था। तो इससे देखो जो नेटो क्या है, नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिलिट्री अलायंसेस है। मिलिट्री अलायंस मतलब मिलिट्री के, अलायंस मतलब संबंधी, है ना। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था 1949 को। ओके, 4 अप्रैल 1949 को फाउंड, मतलब कि नेटो के एस्टेब्लिश हुए थे। 12 ओरिजिनल मेंबर्स, जो ओरिजिनल मेंबर मतलब फाउंडिंग मेंबर, पार्टिसिपेट किया था ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था नेटो के। तो कौन कौन थे? USA था, मतलब अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लुक्सेमबर्ग और पोर्तुगल, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइलैंड, है ना। तो ये जो है ये पार्टिसिपेट किए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, द वार्सो पैक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड टू सेट अप ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर। तो ये जो वार्सो पैक्ट आया था वो ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए आया था। किसके लिए? किसके कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए आया था वो? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर्न और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद पूरे वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर रह गए, है ना। एक था USA और एक था USSR। तो क्या हुआ, जब खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया। एक आइडियोलॉजिकल डिबेट शुरू हुआ, है ना। आइडियोलॉजिकल मतलब ये जो थे USA, ये लिबरल आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और जो USSR था ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, मतलब कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। और इसलिए दोनों के बीच में एक वार शुरू हुआ जिसको हम जानते हैं कोल्ड वार के नाम से। तो ये जो कोल्ड वार है, ये कोल्ड वार के कारण ही नेटो आया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा नेटो। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसलिए आया ताकि जो नॉर्दर्न पार्ट से यूरोप, मतलब कि यूरोप के जो वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट से वो लोग एक साथ में आके एक ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस क्रिएट करे। और नेटो का एक थीम था, नेटो का पर्पस ये था कि नेटो कहता था कि अगर कोई नेटो के जो मेंबर्स है किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक करे, तो नेटो के किसी भी एक मेंबर के, तो हम सोचेंगे कि नेटो के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक किया गया है ना। तो अभी जो देखिए, अभी नेटो के तो 32 मेंबर्स है, पहले कितना था, फाउंडिंग मेंबर 12 था, अभी बताया। तो जब ये क्रिएट हुआ, ये एस्टेब्लिश किया यूरोप का वेस्टर्न पार्ट्स, है ना, वेस्टर्न यूरोप, तब मतलब कि यूएसए पार्ट क्रिएट किया। तो जो यूएसएसआर पार्ट था, है ना, जो ईस्टर्न पार्ट था, वो लोग भी एक अलायंस क्रिएट किया, मिलिट्री अलायंस, जिसको हम जानते हैं वार्सो पैक्ट के नाम से। वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कलेक्टिव सिक्योरिटी लाने के लिए लाया। तो ये जो आया है ना, ये मतलब कि वार्सो पैक्ट, ये जो नेटो का रेस्पॉन्स में आया था वार्सो पैक्ट, इसको याद रखना है ना। नेटो के जो रेस्पॉन्स में आया था, क्या हुआ, वार्सो पैक्ट 1955 में आया, वाज ए कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी अमंग द सोवियत यूनियन, सोवियत मतलब यूएसएसआर का बात कर रहे हैं ना, सोवियत यूनियन एंड इट्स ईस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कोल्ड वॉर वाज कॉइन बाय, तो जो कोल्ड वॉर टर्म है इसको किसने कॉइन किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्नार्ड ब्रूच, तो सॉरी बर्नार्ड बारूच। तो बर्नार्ड बारूच ने इसको कॉइन किया है। पर देखो, जो कोल्ड वॉर जो टर्म है ना, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था किसने, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था जॉर्ज ओरेल ने, है ना, जॉर्ज ओरेल इसको यूज किया था। इससे पहले मतलब कि बारूच से पहले जॉर्ज ओरेल एंड वाल्टर लिपमैन यूज द एक्सपीरियंस अर्ली ऑन द 1947 स्पीच बाय बर्नार्ड बारूच इज मोस्ट ऑफन साइटेड फॉर पॉपुलराइजिंग द, तो ये जो थे ये पॉपुलर किया था, मतलब कि जो कोल्ड वॉर टर्म है। बट जो जॉर्ज ओरवेल ना, ये एक ऐसे में कोल्ड वॉर टर्म को यूज किया था, कहा था वी आर टुडे इन द मिड्स ऑफ ए कोल्ड वॉर, तो एक ऐसे में कहा था। उसका जो ऐसे का नाम था वो यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब, है ना, यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज ए प्रपोजल टू सेंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड, तो जो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है ना, तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया था इसलिए ताकि मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कुछ हेल्प दिया जा सके, किसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस एंड तुर्की को, है ना, ग्रीस एंड टर्की। तो क्या हुआ था, ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है ना, ये भी कोल्ड वॉर के ही मतलब कारण ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी आया था, ताकि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, हैरी एस ट्रूमैन, है ना, तो प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन जो थे वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लाए 1947 में। क्यों लाए, ताकि जो कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी है ना, कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी ज़्यादा स्प्रेड ना हो सके। जो स्टेट्स कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उसको कहते, तो ट्रूमैन ने कहा, हैरी एस ट्रूमैन, की ताकि वो लोग इन्फ्लुएंस ना हो पाए, तो हम उन लोगों को कुछ इकोनॉमिक और कुछ मिलिट्री एड्स प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे लिबरल आइडियोलॉजी में वो लोग सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये एक कोल्ड वॉर था, तो ये उसी टाइम ही आया था, कोल्ड वॉर के टाइम। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, इन 1963 बोथ द यूएसएसआर एंड द यूएसए वर क्लोजली लिंक्ड, मतलब जो दो ब्लॉक था, दो सुपर पावर था, यूएसएसआर एंड यूएसए, वो क्लोजली लिंक्ड हो गए थे 1963 में। क्यों हुए थे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉटलाइन एग्रीमेंट की वजह से। तो हॉटलाइन एग्रीमेंट क्या था, हॉटलाइन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट था, हाँ, एक एग्रीमेंट था। क्या एग्रीमेंट था, जो एग्रीमेंट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, जो हम कह सकते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, किसके लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, किसके बीच में, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में।
ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाए हॉटलाइन एग्रीमेंट में। क्या उसमें क्या कम्युनिकेशन होगा, ताकि जो यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सके, और जो एक्सीडेंटल वर्ड का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो एक्सीडेंटल वर्ड का सिचुएशन ना आए। तो देखिए 1962 में क्या हुआ था, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, है ना, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। और ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना, इस क्राइसिस एक ऐसे मोड पर आ चुका था, ऐसा माना जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है ना, एक न्यूक्लियर वॉर हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये ताकि ना हो इसलिए हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें दोनों यूएसएसआर एंड यूएसए क्लोजली लिंक्ड हुए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हॉटलाइन एग्रीमेंट एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म डेटोनेट। तो डेटोनेट किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर पावर स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज, ए प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टू पावर कैम्प्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टू पावर कैम्प्स। तो इसको समझते हैं, डिटेनेंट मतलब क्या है, डिटेनेंट मतलब ईजिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएसए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। मतलब कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम क्या हो रहा था कि यूएसए एंड यूएसएसआर दो ब्लॉक के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो डिटेरेंट तब हुआ जब टेंशन कम हुआ, उसको हम डिटेरेंट कहते हैं। जब 1960s के बाद 1960s और लेट 1960s कह सकते हैं, उस टाइम क्या हुआ, जो टेंशन था दोनों पावर के बीच में वो थोड़ा कम हो गया, और ट्रेड डिप्लोमेट एग्रीमेंट होने लगा और आर्म्स कंट्रोल होने लगा। इस चीज को हम कहते हैं ना, जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आया न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, और धीरे धीरे बहुत सारे एग्रीमेंट होने लगे, है ना, सॉल्ट, उसके बाद स्टार्ट, ये सभी जो ट्रीटी है ये डिटेनेंट है, जो टेंशंस खत्म करता है ना। तो ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग है ना, रिलेशन को नॉर्मलाइज करता है टू पावर कैम्प के बीच में, जो यूएसए और यूएसएसआर दो पावर कैम्प्स है ना, तो उन लोगों के बीच में टेंशन कम करता है, इसको डिटेनेंट कहते हैं, इसको याद रखना। अब हम देखते हैं, और तो ये डिटेनेंट जो प्रोसेस है ना, इसको समझ में आया। तो इसी से लिंक्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये प्रोसेस ऑफ डिटेनेंट है, मतलब टेंशन जो कम हो रहा है, तो ये कब स्टार्टेड हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ था, मतलब उस टाइम पर लीडर कौन थे यूएसए और यूएसएसआर की, क्रुश्चेव एंड केनेडी, मतलब कि जो यूएसएसआर थे उसके लीडर कौन थे, क्रुश्चेव थे, या यूएसए के केनेडी थे, या फिर ब्रेजनेव और स्टेलिन, या फिर केनेडी एंड ब्रेजनेव, या फिर गोर्बाचेव एंड जॉर्ज बुश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रुश्चेव एंड केनेडी। ये दो लीडर्स जब थे 1960s के टाइम, उस टाइम पर ये हुआ था, डिटेनेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था ना। 1963 में जो बोला कि अभी पढ़ा ना, हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटेनेंट। तो डिटेनेंट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट क्या था, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इंटरिम गवर्नमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो डेवलपमेंट्स है हम कह सकते हैं, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे डिटेनेंट प्रोसेस में, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के सभी, मतलब कि जो टेस्ट बैन है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आया है ना, उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट हुए ताकि हम हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको हम मतलब कम कर सके, और इंटरिम गवर्नमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, मतलब सॉल्ट की बात कर रहा है, ये सभी। तो ये सभी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट थे डिटेनेंट प्रोसेस में। Which of the following has led to the commencement of the new Cold War? तो इनमें से कौन सा इवेंट जो था वो न्यू कोल्ड वॉर को कमेंसमेंट कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोवियत इंटरवेंशन ऑफ अफगानिस्तान। जब सोवियत मतलब यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन था,
तो सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान पर इंटरवेन किया तो उसको कहा जा रहा है कि एक कमेंसमेंट ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर, एक न्यू कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो कब किया था इंटरवेन अफगानिस्तान पर? 1979 पर। इसको देख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ वार इक्विलिब्रियम अलायंस एंड ट्रीटीज सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो बैलेंस ऑफ पावर किसकी बात करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर ये कहता है, थोड़ा समझिए, दो स्टेट है, दो स्टेट क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है? ये स्टेट को पता है कि अगर मैं इसके ऊपर अटैक करता हूं तो इसके पास भी इतना पावर है कि वो मुझे अटैक कर सकता है। तो क्या करता है, दो स्टेट किसी को भी अटैक नहीं करता है, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होता है, एक स्टेबलाइज मतलब पोजीशन क्रिएट होता है। तो इसको ही बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन नोन एज, मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है मतलब पावरफुल होने के कारण दोनों स्टेट सेम सेम, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट में आ गया है। और न्यू कॉन्सेप्ट में इसको हम क्या कहते हैं? बाइपोलरिटी कहते हैं, बाइपोलराइजेशन कहते हैं, या बैलेंस ऑफ पावर टेरर कहते हैं, या फिर नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, या फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम मतलब कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या? न्यूट्रल रहेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी बीच में। तो ये कैसे बैलेंस ऑफ पावर होगा? नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी भी ब्लॉक में पार्टिसिपेट नहीं लेना, किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करना। तो ये कैसे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेगा? बाइपोलराइजेशन मतलब कि दो भाग में डिवाइड हुआ, दो सुपर पावर होना, है ना। तो ये कैसे बैलेंस ऑफ पावर होगा? ये भी नहीं होगा। तो बैलेंस ऑफ टेरर होगा। तो बैलेंस ऑफ टेरर जो है ना, बैलेंस ऑफ टेरर एक न्यू कॉन्सेप्ट है जब न्यूक्लियर एज आया। तो न्यूक्लियर एज में क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। मान लो जैसे कि इंडिया है और पाकिस्तान है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि इसको पता है कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया भी हमें अटैक कर सकता है। तो इसलिए एक स्टेबलाइज सिचुएशन है ना। तो ये जो न्यूक्लियर एज में नया कॉन्सेप्ट आया बैलेंस ऑफ पावर की, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following is the incorrect model of Morton A. Kaplan for global political organization? तो क्या है कि मॉर्टन कपलन एक मॉडल दिया है, कुछ मॉडल दिया है ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के। तो उनमें से कौन सा मॉडल इनमें से नहीं है? क्लासिकल मॉडल, या फिर लूज बाइपोलरिटी मॉडल, बैलेंस ऑफ पावर मॉडल, यूनिट वीटो मॉडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासिकल मॉडल। तो देखिए, जो मॉर्टन कपलन है ये 6 मॉडल दिया है ना, ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। क्या क्या वो 6 मॉडल है, इसको याद रखना। बैलेंस ऑफ पावर, लूज बाइपोलरिटी, टाइट बाइपोलरिटी, यूनिवर्सल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम, यूनिट वीटो सिस्टम। तो ये 6 मॉडल दिया है मॉर्टन कपलन ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए मॉडल इन which nation states abide by legal and moral restrictions voluntarily। तो ऐसा एक मॉडल है जिस मॉडल में क्या होता है, जो नेशन स्टेट्स है वो लीगल एंड मॉरल रेस्ट्रिक्शंस को क्या करते हैं, वॉलेंटरली अबाइड बाय करते हैं, मानते हैं। तो कौन सा मॉडल है? उसका जो करेक्ट आंसर है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल में ऐसा होता है, नेशन स्टेट्स है वो अबाइड बाय लीगल एंड मॉरल रेस्ट्रिक्शंस वॉलेंटरली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एक्सप्रेसेस इट्स कंसर्न विद द कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। तो जो लीग ऑफ नेशंस है ना, लीग ऑफ नेशंस के कौन से आर्टिकल कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, जो यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन है वो कब पास हुआ?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1950 में। 1950 में यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन पास हुआ है। और यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन क्या है? तो क्या है यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन? यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली है ना, जनरल असेंबली को एक पावर देता है और थोड़ा पावर इंक्रीज करता है जनरल असेंबली की यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। कैसे? देखो, जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, P5 जिसको हम जानते हैं कहते हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, तो इन लोगों के पास वीटो पावर है। जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो सबके जो कंसेंसस होना जरूरी होता है। अगर एक भी P5 मेंबर नहीं मानता है, वीटो करता है, तो डिसीजन नहीं ले जा सकते, मतलब हम नहीं ले सकते। तब क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशंस में हम एक यूनैनिमिटी मतलब हम एक मत नहीं हो पाते थे। तो इसलिए यूएसए क्या किया, एक यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन लाया, जिसमें कहा गया कि जो जनरल असेंबली है ना, इसके पास भी कुछ पावर आ जाएगा इस रिजोल्यूशन के तहत कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के भी कुछ काम कर पाए, है ना। तो ये 1950 में पास हुआ था। कब? जब कोरियन वार चल रहा था, उस टाइम पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ना, उस टाइम पर ये बिल लाया गया था 1950s के टाइम पर, जब मतलब कि कुछ नेशंस वीटो कर रहे थे कुछ डिसीजन लेने के टाइम, है ना। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हिच क्राइसिस डिड द जनरल असेंबली टेक एक्शन अंडर द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। तो ये जो यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन की जो पावर दिया गया जनरल असेंबली की इस रिजोल्यूशन के तहत, तो ये कब फर्स्ट टाइम यूज किया, है ना, टेक इनटू एक्शन, कब यूज किया था इसको? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुएज क्राइसिस। 1956 में जब सुएज क्राइसिस हुआ, उस टाइम इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच क्राइसिस वाज द सिक्योरिटी काउंसिल एबल टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर। मतलब कि कौन से क्राइसिस में जो सिक्योरिटी काउंसिल थे वो कलेक्टिव एक्शन लेने में एबल हो पाए, सक्षम हो पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोरियन वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ए फॉर्मूला अबाउट द compatibility between regional and global organizations was evolved at। तो जो compatibility between regional and global organization के बीच में compatibility, इसकी जो बात करता है वो कौन से कॉन्फ्रेंस में हुआ था? याल्टा कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या डमबार्टन कॉन्फ्रेंस? तो डमबार्टन कॉन्फ्रेंस और डानबार्टन कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो ना लाफ्टा है, साफ्टा है, नाफ्टा है, वाफाई नहीं है ना, वाफाई नहीं है। तो लाफ्टा क्या है? लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इधर दिया हुआ है लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्टा मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये तो है ना, पर ये नहीं है OAFI। क्या नहीं है? एक मतलब कि इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलिज्म इज अपोज टू। सोशलिज्म अपोज किससे किसकी अपोज करता है? सोशलिज्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम की अपोज करेगा? सोशलिज्म नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसकी तो बात करता है सोशलिज्म, तो ये भी नहीं होगा। अनरेस्ट्रिक्टेड कंपैरिजन, अनरेस्ट्रिक्टेड कंपैरिजन की क्या बात, कंपटीशन, अनरेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन की बात करता है सोशलिज्म? इसको सपोर्ट नहीं करता है ना, तो इसकी अपोज करता है, इसके लिए ये करेक्ट होगा। कलेक्टिव ओनरशिप, इसकी तो बात करता है। अनरेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन का मतलब समझते हो ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इस टाइप की बात। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैब्रियल एलमोंट। तो GA एलमोंट
ये दिया है। गैब्रियल एलमोंड अप्लाइड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड एम्फेसाइज सिस्टम मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम प्रोसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज डिसीजन मेकिंग अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू पर्सनैलिटी, इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज स्टेट सेंट्रिक। तो ये जो 3 कारण है, इस 3 कारण के वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया था, है ना, डिसीजन मेकिंग अप्रोच को। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एम्फेसाइज कर रहा था लीडर्स पर्सनालिटीज के ऊपर, स्टेट सेंट्रिक था रेदर देन कंसीडरिंग ब्रॉडर फैक्टर्स, ट्रीटिंग पॉलिटिकल डिसीजंस एज ओवरली डायनामिक। जनरल सिस्टम थ्योरी, तो जनरल सिस्टम थ्योरी जीएसटी किसकी बात करता है, क्या क्या बात करता है जनरल सिस्टम थ्योरी? सिस्टमेटाइजेशन ऑफ नॉलेज की बात करता है, सेपरेशन ऑफ ऑल साइंस की बात करता है, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल साइंस की बात करता है और कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल साइंसेस। तो सब जो ये जो जनरल सिस्टम थ्योरी था ना, ये मल्टी फेसेटेड था बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मतलब बहुत सारे, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, सभी को ये मतलब यूनिफिकेशन किया था, मतलब यूनिफाई करके स्टडी करता था, इसलिए जनरल सिस्टम थ्योरी यूनिफिकेशन ऑफ साइंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स लेज एम्फेसिस ऑन मेंस। जो आइडियलिस्ट थ्योरी है राइट्स की, वो किसकी बात करता है? सिविल डेवलपमेंट की बात करता है, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो आइडियल है, वो मोरल डेवलपमेंट की बात करेगा ना, लीगल की तो बात नहीं करेगा, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस।